नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बाबरी ध्वंस का दोषी कौन है। जी हाँ, आज सीबीआई की विशेष अदालत ने जो 32 बचे हुए लोग थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है और ये कहते हुए कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और सब जगह खुशी की लहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सारे लोग बरी कर दिए गए हैं, उनका कोई दोष नहीं है, तो फिर ये मस्जिद गिरी कैसे? इसका दोष किसके ऊपर बढ़ा जाए? क्या अपने आप गिर पड़ी? क्या किसी दैवी शक्ति ने इसे गिरा दिया? आखिर ये गिरी कैसे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल कुल मिलाकर के 48 इसमें आरोपी बनाए गए थे और उनमें से कई लोगों की असमय मौत हो गई और अब मात्र 32 लोग बचे थे और इन 32 के 32 लोगों को आज स्पेशल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये कहते हुए बरी कर दिया कि सीबीआई का अपने सबूत पेश नहीं कर पाई। सीबीआई की बात कर लेते हैं। सीबीआई देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय एजेंसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बार कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि ये एक तोता है और इसका मालिक जो कहता है तोता वही बोलता है और रिकॉर्ड भी कुछ यही कहता है। 90% मामलों में सीबीआई सजा नहीं दिला पाई है और बड़ी बात यह है कि जब उम्मीद की जाती है तो वो खरी नहीं उतरती, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास सीबीआई पर बना हुआ है। अब सीबीआई कह रही है कि वो बड़ी अदालत में जाएंगे और बड़ी अदालत में जा करके इसका फैसला करवाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जहां सुनवाई हो रही थी, जहां अपील कोर्ट था, वहां पर आप एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए और अब जजमेंट आ गया है, तो उस जजमेंट को हाई कोर्ट में जाकर कंट्राडिक्ट कैसे करवाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाबरी ध्वंस का दोषी कौन है? ये जो लोग मरे, वहां पर असमय मौत के शिकार हुए, उनका दोषी कौन है? और जो सांप्रदायिक दंगे भड़के, उसका दोषी कौन है? और हमारे देश की जो फैब्रिकेटेड है उसको खराब करने का दोषी कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अदालत के आदेश में बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कुल 32 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। फैसला आने के बाद लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय दिया है, बहुत खुशी का दिन है। यह सिद्ध करता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर को जो हुआ वो अचानक हुआ, कोई षड्यंत्र नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये अचानक हुआ तो आखिरकार इतने सारे नेता और कारसेवक यकायक कैसे इकट्ठा हो गए? स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर अयोध्या जन्मभूमि मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले मुसलमान हैं। अच्छा है, अगर अदालत ने बरी कर दिया तो ठीक है। बहुत लंबे समय से अटका हुआ मामला था, खत्म हो गया। अच्छा हुआ, ये ठीक है। हम तो चाहते थे कि पहले इसका फैसला हो जाए। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उस जो है सबूतों के आधार पे देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था
तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तमाम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर के दौर में बनी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया था। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, हिंसा हुई और सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें गई। उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में 2 FIR दर्ज की गई। पहले इसे गिराने वाले कारसेवकों के खिलाफ, दूसरा बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने रामकथा पार्क में मन से कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था, लेकिन फिर भी उन सभी को बरी कर दिया गया। बाबरी मस्जिद को लेकर पहला मामला CBI को तो दूसरा मामला CBCID को सौंपा गया, जिसके बाद से एक साथ जोड़ते हुए CBI ने संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया, क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े थे। साथ ही आरोप पत्र में बाबा साहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपत राय, धर्मदास, महंत नृत्य गोपाल दास और कुछ अन्य लोगों के नाम भी जोड़े गए। मामले को लेकर जहां बरी हुए आरोपी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी असंतुष्ट हैं और फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, उससे तो ये साबित होता है कि उन्होंने ना तो कारसेवकों को उकसाया, ना ही भड़काऊ भाषण दिए, और फिर इन लोगों का वहां बड़ी संख्या में मौजूद रहना सारे सवाल भी खड़े करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, ये खबर आपने देखी, और अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये जजमेंट आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं, वो आपको सुना देते हैं। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सारे साक्ष्य जो है वो CBI के पास थे, क्योंकि CBI जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहाँ सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पे देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तमाम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। राम के कार्य में कोई अपराध नहीं होता है और यह घटना कोई पहले से सुनियोजित नहीं थी, जैसा माननीय जज साहब ने भी कहा है। सभी को बरी कर दिया गया, किसी कोई अपराध नहीं था। जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे, सब ने कोई योजना बना के नहीं गए थे। यह कार्य राम का था। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपना काम कराया और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है।
जी हाँ, तो ये थे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, रितंभरा, इकबाल और गिरी, नरेंद्र गिरी साहब, जिनको आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा लेकिन यही है, सब तारीफ कर रहे हैं लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इसका दोषी कौन है। जब सब लोग निर्दोष हैं, सब बरी हो गए हैं, तो दोषी कौन है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनीष कुमार त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है मनीष कुमार जी आपका। हरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हरेंद्र मलिक 4 बार के विधायक हैं, 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी आपका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम उसी समय आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। सीधा रुक करेंगे विजय खेरा साहब का। विजय खेरा साहब, आज आप खुश तो बहुत होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बाबरी विध्वंस के दोषी हैं कौन? अगर उस समय की सरकार का दोषियों को पकड़ने का मन होता तो उनको कार्रवाई उस तरह से करना चाहिए थी, क्योंकि जो लोग ढांचे के ऊपर गए, जिन लोगों ने हथौड़ा चलाया, जिन का प्रयास किया, उन लोगों को ना तो ढूंढने का प्रयास किया गया, ना उनको कभी गिरफ्तार किया गया, ना उन लोगों को नाम जोड़ के पता करके कहीं से कोई प्रयास ना पुलिस ने उस समय ना सीबीआई ने कभी किया, क्योंकि इनका इरादा तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का था। इसलिए उन्होंने खाली नेताओं को, जो नेता वहां मौजूद थे, उनके खाली नाम लिख के और चार्जशीट तैयार कर दी। अगर इसको राजनीतिक रंग न दिया होता तो शायद जो उस हिंसा में सम्मिलित हुए थे ऐसा करने में, शायद उन लोगों का, कुछ लोगों का पता लग सकता था। लेकिन इरादा ही जब शुरू से कांग्रेस पार्टी का, उस समय सरकार ने जब सीबीआई में केस लगाया, तो उनका इरादा ये था कि हमें किसी तरह से नेताओं को इसमें उलझाना है। आडवाणी जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी और जितने भी लोग हैं, उन सबको उलझाना है। इसीलिए उनके नाम से हमने चार्जशीट शुरू कर दी। जब आपके पास एक भी गवाही नहीं थी, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। डायरेक्ट गवाहियां तो बल्कि आडवाणी जी के हक में हैं सारी की सारी, कि डायरेक्ट लोग जो भी जिनसे पूछा गया है, उन्होंने तो ये कहा कि वो रुकवा रहे थे कि ये ढांचा गिरेगा तो मूर्तियों पर वो हानि पहुंचेगी, मूर्ति के ऊपर गिरेगा। तो डायरेक्ट तो ये हुआ, लेकिन कानून में अगर इनडायरेक्ट सेकेंडरी एविडेंसेस जो है, वो भी संदेह से परे तक अगर इनको लानी चाहिए थी, जो पुलिस की ड्यूटी है सीबीआई की, तो उन्होंने वो भी प्रयास नहीं किया। अब अगर आप आते हैं इस बात के ऊपर, ठीक है खेरा साहब, बने रहिए, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। बाबा महादेव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बाबा महादेव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और श्री राम जी की जो सेवा करता है, जो भारत माँ का जो है, माँ भारती की सेवा में लगा रहता है, उसका कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी लड़ाई हो, अंतोगत्वा उसे विजय जरूर मिलती है। तो ये घटना, ये विजय सारे सनातन धर्म के लोगों को एक संदेश है कि आप सत्य के पथ पे चलिए, विजय आपकी सुनिश्चित है, कोई समस्या नहीं आएगी, आप सत्य के पथ पे चलिए। और ये बहुत बड़ी सत्य की विजय के रूप में मैं देखता हूँ। और आगे आने वाले समय में बहुत सारा और भी लड़ाई है जिसमें हम सभी विजय हासिल करेंगे, कोई दो राय नहीं। ठीक है, आपने साफ संकेत दे दिया है कि आगे बहुत ज्यादा आगे चलना है। हरेंद्र मलिक साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, दोषी कौन है? और निर्दोष तय करना तो अदालत का काम है, माननीय अदालत का। और ये तो सबको पता ही है कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन नहीं थे। आज भी अयोध्या मसले का हल जो हुआ है, वो ढांचे को गिराने से हल नहीं हुआ, हल माननीय न्यायालय के से हुआ है। और अगर शुरू से ही ये काम करते तो ज्यादा अच्छा रहता। जो तनाव, जो खर्च, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान,
जो जानी माली नुकसान हुआ वो बच जाता और अदालत के निर्णय को हिंदुस्तान की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया। वो उनसे भी तब भी स्वीकार कर लेते। ये भी था। जी ठीक है, ठीक है अरिज मलिक साहब। मनीष जी, आप तो वकील हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा केस, दोषी कोई भी नहीं, सब बरी, क्या कहेंगे? इसमें मैं बचाव पक्ष का वकील था, इसमें न्यायालय में कोर्ट का जो व्यू था, जजमेंट आया है, कोर्ट का जो व्यू था, कुछ बिंदुओं पे कोर्ट ने टिप्पणी की थी, एक तरह से अपनी ओपिनियन दी थी, 3-4 बिंदुओं पे जो कहिए सीबीआई की खामियां थी। पहली ओपिनियन कोर्ट ने दी कि जो कैसेट्स, जो वीडियो कैसेट्स एट दैट टाइम जिस समय घटना ये हुई थी, उस समय सीबीआई द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, वो सील बंद नहीं थी, टेम्पर्ड थी, बीच में उसमें कट कॉपी पेस्ट का प्रावधान था, जिस कारण कोर्ट ने उसको मटेरियल एविडेंस नहीं माना। दूसरी जो कोर्ट की ओपिनियन आई वो ये आई कि जो पेपर्स की कटिंग जिस समय ये घटना हुई थी, विभिन्न समाचार पत्रों की जो पेपर्स की कटिंग थी, उन कटिंग्स को कोर्ट ने, सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया था, लेकिन उस कटिंग्स का स्रोत या सूत्र या उसका बेस कहां से था जो सीबीआई को दाखिल करना चाहिए था, वो न्यायालय में दाखिल नहीं किया। केवल पेपर की कटिंग्स पे किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। तीसरी ओपिनियन आई थी कि एलआईयू की रिपोर्ट, जिस समय यह घटनाकारी थी उसके एक दिन पहले एलआईयू की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह रिपोर्ट थी कि साहब वहां पे घटना पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं, जिस वजह से उस दिन कोई घटना हो सकती। इस बारे में भी कोई ओपिनियन सीबीआई ने नहीं की जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत की हो। तीसरी एक चीज और आई है जो कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अशोक, एक कैसेट में अशोक सिंघल साहब कार सेवकों को रोक रहे थे इस घटना कारित करने से। उस समय कोर्ट का यह है कि वाकई जो नेतागण, जो विभिन्न नेतागण वहां उपस्थित थे, उनकी मंशा इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थी, क्योंकि उनके एक नेता अशोक सिंघल पे कोर्ट ने स्पष्ट नाम भी लिया कि वो कार सेवकों को रोक रहे थे इस घटना को कारित करने के लिए। तो यहां तक जो एविडेंसेस सीबीआई ने न्यायालय में दाखिल की थी वो इस स्तर की नहीं थी जिससे कि अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सके। इसके बिहाफ में कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। ठीक है, आपने बहुत सही बात कही। जी जी, आपने सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया जी, और सीबीआई के लिए पहले ही कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तोता है और तोता मालिक जो कहता है तोता वही बोलता है। जी जी, 90% केसेस में यही देखा गया है। फाइनली नहीं हुए। क्या लगता है कि ये सीबीआई की कमजोरी थी? देखिए, जब कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसमें जो भी धाराएं, जो भी एविडेंसेस, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, वो मटेरियल एविडेंस करके कोर्ट में प्रस्तुत करती है। अगर वो एविडेंस उस लेवल का नहीं होता या उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन वो बात नहीं आती, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट को अपना निर्णय केवल एविडेंस के बिहाफ पे ही देना होता है। तो कोर्ट ने जो सही पाया उसमें आदेश पारित किया। क्या आपको लगता है क्या सीबीआई इतनी कमजोर संस्था है कि वो कोर्ट में सही से केस प्रस्तुत नहीं कर पाती? नहीं, जहां तक इस केस का मामला है, मैं ये नहीं कहूंगा सीबीआई कमजोर संस्था है, मैं ये कहूंगा जहां तक इस केस का मामला है। कमजोर नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सीबीआई ऐसी संस्था है जो जिस पर पूरे देश की जनता को एतबार है। जी बिल्कुल, कोई भी मामला होता है तो कहती कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने इसमें काम किया ये वो तो संदेह के घेरों में नहीं। अब जहां तक एविडेंसेस की बात है, इस केस के संदर्भ में आपसे यह कहूंगा कि सीबीआई ने जो एविडेंसेस न्यायालय में दाखिल किए, कोर्ट की ओपिनियन के बिहाफ पे वो एविडेंस इतने ऐसे नहीं थे जिसमें कि अक्यूज को दोषी माना जाए। आप ही ने कहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जी जी, कोर्ट में जो फोटोग्राफ पेश किए वो खुले हुए थे। जी, वीडियो पेश किए वो खुले हुए थे। इसका मतलब उसमें टेम्परिंग हो सकती थी, एडिटिंग हो सकती थी। क्या सीबीआई को इतनी जानकारी नहीं है जी कि वो इसको पैक करके से? अब जाहिर सी बात, इस केस में सीबीआई की थोड़ी बहुत खामियां रही होंगी, जिस कारण से वो एविडेंसेस इस तरह से पुख्ता एविडेंसेस न्यायालय में नहीं दाखिल हुए, जिस कारण की जो भी कोर्ट मानती कि किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती थी। एक और सवाल है जी जी, ये भी कहा जाता है कि कोर्ट में अगर आप फोटोग्राफ पेश कर रहे हैं, निगेटिव पेश नहीं करते हैं तो भी उस फोटोग्राफ नहीं, जाहिर सी बात, बिल्कुल 65 एविडेंस एक्ट में प्रोविजन है कि उस समय, आज तो डिजिटल का जमाना है, उस समय जब कोई भी फोटोज दाखिल होती थी तो नेगेटिव फाइल होने चाहिए थे। अब सीबीआई ने जांच जो की उस समय या तो उनको नेगेटिव्स मिले नहीं, और कि हो सकता है उस समय जो भी फोटोज या फोटोग्राफ्स उनको जहां से कलेक्ट की उसको नेगेटिव उनको मिल ना पाए, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं जी जी कि सीबीआई इतनी बड़ी संस्था, जी करोड़ों रुपए का उसके पास बजट, कहीं कोई पैसे की किल्लत नहीं, दिक्कत नहीं, उसको एक निगेटिव नहीं मिल पाए जी जी कि वो उसके साथ पिनअप करके दे सके, माय लॉर्ड ये है केस। जी जी,
नहीं, जाहिर बात जहां तक इस केस का मामला है तो वाकई ये एविडेंसेस सीबीआई द्वारा एक तरह से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हो पाए। क्या जानबूझ के किया गया क्या? इस बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि जानबूझ के। नहीं, आपको कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो बचाव पक्ष के लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपने बड़ी ईमानदारी से चीजों को बताया कि इसमें सीबीआई की कमी रही, लैक्सिटी रही कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाए अपने जो उनके एविडेंस थे। जी जी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विजय खेरा साहब, आपने सुना कि मनीष कुमार जी कह रहे हैं सीबीआई ने सही से तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जो तथ्य प्रस्तुत किए वो आधे अधूरे प्रस्तुत किए। पहले तो ये कांग्रेस का तोता थी, क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का तोता हो गई है? का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी जितनी एविडेंसेस हैं, जो भी केसेस हैं, तो 10 साल पहले जमा हो गए आरोप पत्र। तो वे लोग इतना लचर केस सीबीआई ने उस समय बनाया। तो आपकी अरे वर्तमान में तो आपकी सरकार है ना विजय खेरा साहब, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, बहुमत की सरकारें हैं। ये तो हम नहीं बदल सकते ना। जो आरोप पत्र बन गया, जो एविडेंसेस जमा हो गई उस समय सीबीआई ने जब एक काम किया है, उसमें हम तो नहीं थे ना। अब उसके बाद हम थोड़े जाके कोर्ट में खेरा साहब, नहीं, आप उस समय नहीं थे, लेकिन वर्तमान में तो है ना आप। और खेरा साहब, मुझे एक सवाल का जवाब आपसे समझना है कि जब ये एजेंसी इस केस को नहीं समझा पाई, वोडाफोन के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो 24,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और हेग में जाकर के डिसीजन ले लिया, तो सीबीआई कैसे कर पाएगी? न्याय कैसे दिला पाएगी? अपने ऊपर का भरोसा कैसे कायम कर पाएगी? इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमसे क्या किया उसमें, हम तो ना। नहीं, इस समय की बात नहीं खेरा साहब, आपकी सरकार है और आप क्यों नहीं इस संस्था को और मजबूत बनाते हैं, इसको और दांत और नख देते हैं जिससे कि ये पूरा काम कर पाए। मैं आपको बता दूं, जब ये केस उन्होंने जब बनाया था, उस समय 1 पॉइंट प्रोग्राम था उस समय की सरकार के पास कि हमें किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सारे राष्ट्रीय नेताओं को आरोपित करना है। बस ये उनका आदेश था। इसी लाइन पर सीबीआई चलती रही। अब ना उनके पास एविडेंसेस थे, जो वीडियो थे वो सब टेम्पर्ड थे, वो सील नहीं किए गए, सुरक्षित नहीं रखे गए। जो भी फोटोग्राफ्स इनके पास थे उनको भी सुरक्षित नहीं किया गया। और उनमें भी जो ऑडियो सुनते हैं उसमें कहीं पर कोई ऐसी चीज आती नहीं है कि जिसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई उकसाया हो, बल्कि उनके हक में बातें आई हैं। तो आप शुरू से आप देख रहे हैं आखिर तक। ठीक है खेरा साहब, मैं आप ही की बात का जवाब ले लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या आपके पास 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि बड़े बड़े नेताओं को फंसाना है, राजनीति करना है, दोनों को राजनीति में मजा आ रहा था, आपको अल्पसंख्यक वोट मिल रहे थे, कंसोलिडेट हो रहे थे, तो उधर बहुसंख्यक वोट कंसोलिडेट हो रहे थे? ये कहना सत्य से परे है। जो मित्र अभी बोल रहे थे, जिन्हें नेताओं के नाम मुकदमे में थे, एक भी नेता ये नहीं कह सकता कि मैं घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था। सारे नेता खुद ये स्वीकार करते हैं। अरे वो लोग रोक रहे थे भाई, कहा यह गया कि वो लोग कंट्रोल कर रहे थे, वरना मुश्किल हो जाता। सीबीआई की बात, सीबीआई को कांग्रेस ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और उस घटना के बाद कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बरी होगी, परंतु सीबीआई को इन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया है। अदालत तो सम्मानित। क्या आपने सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया? क्या किसने नहीं किया? अरे मलिक साहब, आप ही की सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो तोता बन गई है, ये हम नहीं कह रहे हैं। या कबूतर कहे, ये तो इनकी बारी है। ये तो सीबीआई को हर जगह लेकर के चले जाते हैं। हमें तो आज उम्मीद थी कि हाथरस का केस भी उस दलित तो सिखाया तो आप ही ने है ना, आपसे ही सीखा उन्होंने। शिक्षा दी थी, इन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की, इन्होंने ये ध्यान कर लिया। और हमें भाई गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। आपने जो शिक्षा दी थी उसका ज्यादा ग्रहण कर लिया उन्होंने।
कांग्रेस पार्टी सदैव संविधान के अनुसार चली है, संविधान के नहीं, सीबीआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए यह भी शिक्षा दी थी। ऐसी हमें तो उम्मीद थी कि आज इस पर ये खेद व्यक्त करेंगे, पर नहीं चर्चा की। मलिक साहब, हाथरस की घटना पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये बता दिए दोषी है कौन, सब तो बरी हो गए। सरकार है जिसके अंडर में सीबीआई काम करती है। देखिए, माननीय न्यायालय ने दो पक्षों को सुनकर के तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया। ये जांच का विषय है, सरकार को जांच करानी चाहिए इस बात की कि जांच में लापरवाही किसने की है और किसके कहने से की है। और देखिए, ये लोग आपके तोते ने की है, जिस तोते को आपने पाला था, रटाया था, पढ़ाया था, उसी तोते ने यहां पर की है। ठीक है, हम लोगों ने तो इस घटना का नुकसान उठाया है। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से पार्टी बाहर हो गई सत्ता से और आज तक आ नहीं पाई। अब 22 में आएंगे जब ये सब विवाद सुलट गया। हम लोगों ने इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया। आएंगे विजय खेरा साहब, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाएंगे। ठीक है मलिक साहब, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि आखिर ये जो ढांचा ढहा, उसका दोषी कौन है। सब लोग बरी हो गए हैं, अच्छी बात है, देश में लहर है, राम भक्तों की लहर है, खुशी है। तो क्या आप दूसरे राउंड में इस पर चर्चा करेंगे, क्या आगे की रणनीति इसी पर बनाई जा रही है, क्योंकि राम लला तो विराजमान हो गए हैं, अब कृष्ण लला को विराजमान करना है। मथुरा में जहां कारावास था वहां पर मस्जिद बताई जा रही है, तो क्या अब उसकी एक भूमिका तैयार हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers
best infrastructure, best transport facility, best academic service, and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाँ, जो आधार था वो बता दीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रिंस लेनिन अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रिंस लेनिन साहब। हाँ मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर हम खेरा साहब के पास जाएंगे। जी। पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक हुई है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सारे देश को तो पता था, हो सकता है न्यायालय के समक्ष तथ्य न रखे गए हों, सारे देश को पता था, रथ यात्राएं निकल रही थी, जगह जगह ऐलान हो रहे थे, सब जगह चल रहा था, हर गांव से हर घर से ईंट और पैसा मंगवाया जा रहा था, जो कुछ था तय था। परंतु हिंदुस्तान के संविधान में माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है न्यायपाल का, पर ये जरूर कहेंगे कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण सीबीआई मलिक साहब, जो खेरा साहब कह रहे हैं कि वो खुले थे, अब इसकी जांच होनी। ठीक है, खेरा साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मलिक साहब कि सीबीआई ने सरकार के कहने से सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। खेरा साहब आपको आवाज मिल रही है? एक बात तो ये है कि ये तथ्य जो है पेश करने का काम तो हमारी सरकार से बहुत पहले हो चुका था। ये क्यों इस तरह बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग? अरे ये तो आपके समय में तथ्य हो, बाद में जोड़े घटाए थोड़े ही जा सकते हैं, ना तथ्य हटाए सकते हैं, ना शामिल किए जा सकते हैं। ये तो बहुत पहले हो चुका था, उस समय तो सरकार थी ही नहीं हमारी। तो ये कहना तो आपकी सरकार बात है। और दूसरी बात आपने ये कही कि इसकी इंक्वायरी हो जाए, तो बिल्कुल तैयार है, एकदम इंक्वायरी इसकी होना चाहिए। आपकी बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा ऊपर तक कि इसकी इंक्वायरी हो जाए, किस अफसर ने गड़बड़ी की है, तो वो रिटायर्ड जो हो चुके होंगे अफसर, वो सब पोल खोल देंगे कांग्रेस की कि कांग्रेस के कहने पे हुआ था। ये तो बहुत अच्छा कहा आपने, कोशिश करेंगे कि स्वीकार करते हैं गड़बड़ी हुई है, आप स्वीकार करते हैं गड़बड़ी हुई है। तो उस समय हुई ना, जब जिस समय चार्जशीट बनी थी, जिस समय आरोप तय हुए थे, ये आज थोड़े हुए हैं। खेरा साहब कल आप भी हमारे साथ ही थे और उसी पार्टी के साथ थे जो पाक साफ पार्टी है। आप समझिए कि ये जो मामले हैं, देखिए अभी कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, सबके पर्चे खारिज कर दिए पूरे यूपी के अंदर, और किसी भी सम्मानित न्यायालय ने कोई स्टे ऑर्डर तक नहीं दिया। अब तो ये लगने लगा, कभी कभी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अदालत का सम्मान। मलिक साहब एक सवाल सुन लीजिए। कहीं ऐसी स्थिति तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो नहीं आ गई कि कोर्ट कमिटेड टू गवर्नमेंट होगी। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। मलिक साहब सवाल सुन लीजिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोर्ट अंडर प्रेशर है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई अंडर प्रेशर है। सवाल आप पर ये उठ रहा है कि, सवाल सुनिए मलिक साहब, सवाल सुनिए, आपने नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जो वहां पर एंटी एलिमेंट थे, उनको आरोपी क्यों नहीं बनाया? आ रहा हूं बाबा साहब आपके पास आता हूं। माने जी 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 मलिक साहब, जी मलिक साहब, माननीय न्यायालय पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं उस आशंका को व्यक्त कर रहा हूं कि जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, आपने नेताओं को आरोपी बनवाया, सपा की सरकार ने नेताओं को आरोपी बनाया, लेकिन आपने एंटी एलिमेंट्स जो वहां पर मौजूद थे उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया? करना पुलिस का अपना स्वतंत्र अधिकार है,
हम विवेचना में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, हमारी सरकारों ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। हम सत्ता से बाहर चले गए और उसके बाद ये लोग आए और क्या हुआ वो सब बात सबके सामने है, पर हमने कभी उसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया। ठीक है, हमारे साथ थे उस समय भी, ना हमने लाभ उठाया और आपके साथ तो आज भी है, आपके साथ तो है हम आज भी। नहीं, लाभ तो आपने उठाया। देश में 191 सीटें ऐसी हैं एमपी की जहां पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है, तो आप तो उस समय उसका लाभ ले रहे थे। ठीक है, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करेंगे। प्रिंस लेनिन साहब जुड़ चुके हैं अधिवक्ता हैं। प्रिंस लेनिन साहब, आखिर दोषी कौन है? सब तो बरी हो गए। देखिए, कहीं ना कहीं जो खामियां माननीय अदालत के द्वारा फैसले में इंगित की गई हैं, उन्हीं के आधार पर जो कमियां मिली हैं उनके आधार पर आरोपियों को बरी किया गया है। और कानून का एक ये सिद्धांत है कि जब तक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो अपराध साबित होना नहीं पाया जाता है, तब तक का उसको सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात कि ये जो भी आरोपी थे, इनके ऊपर अपराध करने का आरोप नहीं था, इनके ऊपर अपराध था एक साजिश करने का आरोप था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। साजिश करने का आरोप था, जो साजिश वो भी साबित इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो आज फैसला दिया गया है उसमें जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए थे, वो मनीष जी ने आपके सामने बात कही होगी कि वो डॉक्टर थे। अब सवाल ये होता है, तो कोई क्राइम होता है, मेरा सीधा सवाल है, मैं थोड़ा कम जानकार हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं। जी, कोई अपराध होता है तो उसका कोई ना कोई दोषी तो होगा। बिल्कुल। कौन है इसमें दोषी, मैं वही जानना चाहता हूं। तो ये काम विवेचना करने वाली एजेंसी का होता है। हाँ। तो इसमें दोषी कौन दिख रहा? आप न्यायालय के ऊपर आज आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यायालय पर कतई आपसे नहीं मतलब है। जो भी व्यक्ति इस फैसले पे उंगली खड़ा कर उठा रहे हैं, उनको पहले उस 2500 पन्ने के जो आदेश है, जो जजमेंट है, उसका परिशीलन करना चाहिए कि उसमें डिटेल्ड में एक एक विटनेस के स्टेटमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं, वो प्रदर्शक के नंबरों के साथ उसमें उल्लिखित है। अदालत ने विस्तृत रूप से इस पूरे मामले का आकलन किया है और जो कमियां पाई हैं, जो कमियां किसकी पाई? कमियां पाई हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी। अगर वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, चाहे वो वीडियो फुटेज हो, उसको बिना सील किए अदालत के सामने उसको प्रस्तुत कर रही है, अदालत प्ले करने पे पा रही है कि वो डॉक्टर्ड है। नहीं, आपको लगता है कि इतनी बड़ी एजेंसी, मैं वही समझ रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी, वो ये भूल गई कि उसको डॉक्यूमेंट को स्टैंप करके देना है, लिफाफे में बंद करके देना है। तो ये जो भूल है या ये जो कमियां हैं, इसके लिए जो दोषी व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उस पे आपको ऑब्जेक्शन उठाने चाहिए, ना कि आप अदालत जो अदालत के ऊपर जो उंगलियां खड़ी की जा रही हैं। मैं तो सीबीआई पर और बाकी लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें दोषी है कौन, क्योंकि काम तो हुआ है ना, दोषी नहीं हुआ। दोषी कौन है ये पता नहीं चल रहा है। एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, सीधा सीधा बयान है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, लेकिन वो बयान कहीं नहीं है। आपसे बताएंगे आप प्रदीप जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। इससे जुड़े तमाम राजनीतिक दल देखिए अपनी अपनी बातें कहते रहे हैं और वो बयान कहीं ना कहीं आगे पीछे बदलते रहे हैं। कभी किसी ने जिम्मेदारी ली, कभी किसी ने पल्ला झाड़ा। तो ये चीजें तो ये बिल्कुल ठीक है। मनीष कुमार जी, पूर्ण रूप से राजनीति हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने भी राजनीति की, कांग्रेस ने भी राजनीति की, सारे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाई। जी ठीक है, आपने नेताओं को पकड़ा, तो जो एंटी सोशल एलिमेंट कहे जा रहे हैं उनको इसमें क्यों नहीं डाला गया? तो जाहिर सी बात, जो कोर्ट का आज ऑब्जर्वेशन आया, जो ओपिनियन आई कि जो एविडेंसेस सीबीआई ने न्यायालय में दाखिल किए और जिसका हम लोगों ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, वो इस लेवल के नहीं थे जिसमें इन जो भी 32 अभियुक्त थे इनके खिलाफ कोई दोष सिद्ध होता हो। रही बात यह कि जो कोर्ट की ओपिनियन ये भी आई, दोबारा एक टिप्पणी कोर्ट ने दी कि साहब वहां पे ये लोग, जिसमें एक अशोक सिंघल जी का जिक्र किया था कि वो एक वीडियो फुटेज आई थी जिसमें यह पाया गया था कि वो लोग घटना के समय
कारसेवकों को रोक रहे थे। तो ये ऑब्जर्वेशन भी कोर्ट का है कि जब लेकिन वहां क्या उनको ये घटना नहीं मिली थी जी। कि आगे बढ़ करके उमा भारती कह रही थी कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो? देखिए, क्या ये जो नहीं मिला था दो क्या? मटेरियल एविडेंस, जो produce नहीं जो किया CBI वीडियो ने? फुटेजेस, जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए, कोर्ट उसी पे अपना निर्णय आधार देती है। तो जाहिर सी बात है वो जितने भी एविडेंसेस न्यायालय के सामने दाखिल किए गए वो उस स्तर के नहीं थे जिससे इनको दोषी सिद्ध किया जा सके। जी बाबा के पास, बाबा महादेव जी, क्या अब भूमिका पूरी तरीके से तय हो गई है कि अगला कदम श्री कृष्ण जन्म भूमि का है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब कृष्ण भगवान हम आएंगे और आपका जन्म स्थान खाली कराएंगे जहां पर आप जेल में पैदा हुए थे, यहां से आगे बढ़ेगी भूमिका? ये सदियों से बहुत सताए गए हैं और बहुत ही ज्यादा इनका जो है शोषण हुआ है। तो इस समय अब उद्भव का समय है, अब सत्य की जीत का समय है और भारत पुनः जगत गुरु कहला रहा है। जब देखिए ये लोग सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, ये देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़े संस्थान हैं और इन पर सवाल उठाना उचित नहीं होता। और जब कोई हार जाता है तो ईवीएम पे बाबा महादेव जी, जब ऐसा कुछ काम होगा तो सवाल तो उठेंगे ना, सवाल उठेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, कुछ जजों ने उसको पूरा 3 साल तक जजमेंट नहीं दिया और अंतिम दिन जजमेंट दे करके पीजीआई में एडमिट हो गए, तो सवाल तो उठेंगे ना। कि जब भी सत्य असत्य का युद्ध हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण और जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बाहर आकर के कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उठाया था। बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण ने किया और तब जाके वो जीता गया किसी छल कपट भी किया था उसमें, क्योंकि वो 64 कलाओं के माहिर थे, वो 64 कलाओं में। क्या है उसको हम हटाएंगे और वहां पे भगवान शंकर का मंदिर स्थापित करेंगे और मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर जो है उनके ये बात आपने ठीक कही। आपने अपनी मंशा पूरी साफ कर दी है कि अब इसके बाद मथुरा की बारी है और ये जो सब कुछ हो गया है इससे लोगों में एक उम्मीद जग गई है कि कुछ भी कर लो, कुछ खिलाफ नहीं जाने वाला है। क्या इससे हौसला बढ़ेगा लोगों का? हमने हमेशा नहीं, देखा मैं है। कुछ नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि अब इन लोगों का हौसला अफजाई होगा कि आप कुछ करिए, तो लेकिन दिक्कत नहीं होगी आपको। सत्य में जाते हमेशा धर्म की विजय होती है। नहीं, सत्य की तो जीत हुई है, सत्य की जीत तो हमेशा से होती रही है। कांग्रेस भी सुन लीजिए बाबा महादेव जी, कांग्रेस की जब सरकार थी देश में, 100 सरकारों को गिराया था सीबीआई और ईडी के माध्यम से, वो भी सत्यमेव जयते हुआ था, सत्य की जीत हुई थी। लेकिन इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने क्या बनाया था? मैंने ये पहले खुद ही अपनी कहा बात कह रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा बाबा महादेव जी कि कांग्रेस के समय में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तो होता है। पहले अपने गिरबान में हाथ डालना चाहिए। ठीक है बाबा महादेव जी, ठीक है बाबा महादेव जी। विजय खेरा साहब आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरह से सारे लोग बरी हो गए हैं, बाबा महादेव जी ने साफ कर दिया है कि अगली बारी अब कृष्ण जन्माष्टमी को खाली कराने की है, रिट भी हो गई है सेशन कोर्ट में और आगे बढ़ रहा है। तो जी अभी बहस के दौरान विश्वकर्मा जी, अभी जो बातें आई हैं निकल के पहले उन पर चर्चा आवश्यक है मेरी तरफ से कम, क्योंकि मुझे तो पक्ष रखना होगा अपना। कोई लाख रोक ले तो बाबाओं का ही समय आ रहा है, डट के बाबा बोलेंगे हर हर महादेव। अरे बाबाओं का समय तो हमेशा रहा है महादेव बाबा जी। पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, या तो अगर आ रहा हूं एक मिनट विजय खेरा साहब, बाबा महादेव जी को जरा इतिहास याद दिला दूं। हर हर महादेव और बाबा महादेव जी
सुन लीजिए जी, चलिए अच्छा ठीक है। विजय खेरा साहब अपनी बात रख लीजिए। अभी षड्यंत्र या साजिश की बात की गई थी, एक भी प्रमाण, कभी कोई मीटिंग, कभी कोई टेलीफोन पर बातचीत, कभी कोई रिकॉर्डिंग, कभी किसी ने आपस में कॉन्फ्रेंस की हो, कोई बीजेपी लीडर ने या किसी ने बैठ के कि हमको मस्जिद क्या उधर जाना है, वो नहीं है, हो गई बात, हो गई। कोई षड्यंत्र था ही नहीं, सारे लोग बरी हो गए खेरा साहब। अब आगे की सुधि लेते हैं। क्या ये निर्णय लोगों में उत्साह भरेगा, हिंदुओं में उत्साह भरेगा और कृष्ण जन्मभूमि की ओर कूच करेंगे? आपकी बात पे भी आ रहा हूँ। पहली तो बम कर रहे हैं लोग। पंडित जी एक मिनट पंडित जी जरा शांति रखिएगा, मुझे बोल देने दीजिएगा। मैं सुन लिया, आपको काफी सुना है। वो हाथरस की लड़की हिंदू थी जो कल मरी है, जिसकी आखिरी सांस गई वो भी हिंदू ही लड़की थी, हुई नहीं, और हिंदू की लड़की थी। ये किसान सड़क पर बैठा है, ये भी हिंदू ही है। भाई आप केवल दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आपका हाथरस में क्या हुआ, वो भी हिंदू है। आप जोश भर रहे हैं, ये किसान सड़कों पर रो रहा है, ये भी हिंदू है। लेकिन देखिए, आप हिंदू और मुसलमान से महाराज आपका काम चलता है। अरे विजय खेरा साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए भाई। बाबा महादेव जी आपकी बात हो गई। विजय खेरा साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। स्वामी विवेकानंद बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, ज्ञान का भंडार सीखना पड़ता है। आज स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकते आप। विवेकानंद को देखो, हमारे आप विवेकानंद है ही नहीं, आप कहीं से विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद देखने वाली बात नहीं है। राम रहीम ही सिर्फ बचा के रह गया। संतों का हम भी सम्मान करते हैं, पर ना आप संत है, ना आप तो संत है ही नहीं, आप तो पंत है। डिग्री मत बांटिए, हमें डिग्री मत दीजिए। आप अपने आप को सही कर लिए, यही काफी है। हमें डिग्री देने के लिए हमारे गुरुदेव हैं। हम बहुत बड़े संत की शरण में हैं। हमें बहुत बड़े संतों का आशीर्वाद है कि नहीं, और उस आशीर्वाद को डिग्री की हम जानते हैं। आपका काम नहीं है, ये तय करेंगे हमारे ईश्वर। नहीं तो आपका भी काम नहीं है कि आप सबको हिंदू मुसलमान में बांटते। आप धर्म गुरु है, धर्म का काम कीजिए। आप हम लोगों को ना भेजिए, आप धर्म का काम करें, आप राजनीति मत करो। दीजिए, आप हमें नहीं जानते हैं, नहीं हमारे कर्तव्य और आचरण को जानते हैं, और आप जैसे मुंह उठा के दुपल्ली जो है चल देते हैं, और आप बाबा को जो है वो देने लगते हैं चरित्र का प्रमाण। बाबा को क्या प्रमाण देंगे? आपस में छोटे शुरू हो गई, हम आपसे भाई क्या हो रहा है? अभी हवा निकल जाएगी। क्या देखिए, आप क्या बताइए, आप कैसे की बात करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? रुकिए भाई, खेरा साहब की बात आ जाने दीजिए। हमारे गुरु को तो आप जानते ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पद पे चलने वाले हैं, संत ज्ञानेश्वर के पद पे चलने वाले हैं। हम श्री राम के। ठीक है भाई, ठीक है। राम बाबा महादेव जी जरा खेरा साहब को सुन लीजिए भाई। मलिक साहब रुकिए, खेरा साहब अपनी बात रख लीजिए। कर दिया, इनसे उम्र में बड़े हैं हम, इनसे हम भी संतों में बैठते हैं। ठीक है बाबा महादेव जी रुकिए, खेरा साहब अपनी बात रख लीजिए। आप पर्सनल बातें हो रही है, तो पर्सनल बात हो रही है। आप भी रुकिए भाई, रुकिए। मलिक साहब आप भी रुकिए, महादेव जी आप भी रुकिए। बाबा महादेव जी शांत बैठ जाइए। ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है जहां प्रवचन दे रहे हैं आप। टीवी में डिबेट चल रही है। और मलिक साहब ये राजनीतिक मंच नहीं है, लगातार मत बोलिए भाई। की बात ना करें, का सम्मान ना कर पाना ही मान नहीं। महादेव जी भाषा को संयमित रखिए भाई, ठीक है। विजय खेरा साहब अपनी बात रख लीजिए आप। बाबा महादेव जी रुकिए, आपकी बात हो गई। सारी डिबेट आप ही करेंगे क्या? ठीक है भाई। विजय खेरा साहब कर रहे हैं, अंगुली उठाने का पूरा हक है। पंडित जी एक मिनट रुकिए। पंडित जी अब आप रुकिए 1 मिनट, बहुत चिल्ला लिया आपने। नहीं चिल्ला नहीं, अब आप रुकिए 1 मिनट भाई। चिल्ला नहीं है। बाबा महादेव जी आप ही की पार्टी के लोग समझा रहे हैं आपको। बाबा महादेव जी बात हो गई आपकी। ठीक है बाबा महादेव जी। हाँ, पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि साजिश या षड्यंत्र का कहीं पर कोई एक दूर तक भी कहीं कोई प्रमाण नहीं है। कभी कोई षड्यंत्र करता है, कोई प्लान करता है तो बातचीत होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। उस समय शासन इन लोगों का था, कहीं कोई किसी के मुंह से कोई बात तो कभी सुनी होती आई होती।
तो ये प्लान तो था ही नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस ने शुरू से तय कर रखा था कि हमको ये डिवीजन बना के रखना है, इसीलिए मंदिर का थ्रू आउट उन्होंने कोर्ट में भी विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध किया, यहाँ तक किया कि उसको जल्द। खेरा साहब सारी बात हो गई, खेरा साहब सारी बात हो गई, अब आप अपना फाइनल कमेंट भी दे दीजिए यहीं पर। से सवाल एक मंदिर या एक मस्जिद या एक ढांचे का नहीं है, सवाल इस बात का है अन्याय अगर कहीं हुआ, मलिक साहब आपके पास भी आऊंगा, इस बात का है कि अगर कभी कहीं कोई अन्याय हुआ हो पृथ्वी पर, देश में कहीं पर भी किसी के साथ, तो वो दूर होना चाहिए। इसका सवाल काशी से नहीं है, इसका सवाल मथुरा से नहीं है। ठीक है खेरा साहब रुके रहिए, समय समाप्त हो रहा है। मनीष कुमार त्रिपाठी जी। जी सर। ठीक है खेरा साहब, समय बहुत कम है, बाबा महादेव जी आपके पास भी आऊंगा। बाबा महादेव जी रुकिए भाई। मनीष त्रिपाठी जी, आपका फाइनल कमेंट, अब क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, चूंकि हम लोग बचाव पक्ष के वकील थे, इसमें निर्णय आज आया, ये खुशी का माहौल था जी। आज की तारीख में अब हम लोगों को, चूंकि हम लोग बाइज्जत सब बरी हो चुके हैं, तो इसमें हम लोगों को कोई कहीं पे भी इसमें जाने की जरूरत, ये सीबीआई या शासन या सरकार को देखना होगा क्या कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अपील करती है। ठीक है जी, ठीक है। लेनिन साहब आपका क्या है फाइनल कमेंट? अब जो फैसला है वो आ चुका है जी। और जो भी अग्रीव्ड पर्सन, जो इससे पक्षकार जो सहमत नहीं है, वो इसमें आगे इस फैसले को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकता है और अपनी अपील फाइल कर सकता है, विधिक रूप से इसमें रिलीफ प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिस तरह से जो फैसला है वो गुणदोष के आधार पर है, क्या कमियां हैं प्रोसिक्यूशन की वो सबके सामने आई हैं, और किस तरह से लचर तरीके से अगर सीबीआई ने कार्य किया है, तो वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में जो प्रश्न खड़ा करता है, वो उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदार ऑफिसरों के ऊपर तय करनी चाहिए। क्योंकि ठीक है बाबा महादेव जी, फाइनल कमेंट आपका, अब यहाँ से आगे क्या होगा? जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण ये कहने लगा कि ये निहत्थे पे वार करना उचित नहीं है, तो भगवान ने कहा कि जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया तब क्या हो रहा था, और जब जुआ खेला गया छल से तब क्या हो रहा था, और एक निहत्थे महारथी अभिमन्यु को वहां मुसलमानों ने नहीं मारा था, दोनों हिंदू लड़ रहे थे आपस में। महाभारत हिंदू मुसलमानों के बीच नहीं हुई थी। उठाना इतना शोभा देता है, आइए हमारे साथ, और हमारे साथ तप कीजिए, तपस्या कीजिए। हम चैलेंज करते हैं, आपका गुरूर न मिट्टी में मिला दे तो कहना, ये जो है संतों का सम्मान करना सीखिए। हम और संतों का आपने क्या देखा, राम रहीम से आपने। बाबा महादेव जी आप धन्य है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मान करता हूँ, लेकिन आप भी अपनी मर्यादा को बरकरार रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हरिन मलिक साहब फाइनल कमेंट आपका। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे नुकसान हुआ। लड़ाई वो लोग कराते हैं जिन्हें लाभ अर्जित करना होता है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं की जांच में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, ना हमने हस्तक्षेप किया। और ये जैसा प्रिंस लेनिन साहब ने कहा है कि गलत तथ्य प्रस्तुत, जितने कमजोर केस सीबीआई ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, उसका परिणाम ये फैसला है। और न्यायालय जो भी फैसला देता है तथ्यों के आधार पर देता है। तथ्य किसके कहने से कमजोर प्रस्तुत किए गए, ये सबके सामने है। ठीक ठीक है ठीक है, ये आपको भी पता है किसके कहने से किए जाते हैं, आपने भी करा है। विजय खेरा साहब आपका फाइनल कमेंट। अब ब्रज की बारी है। हेलो जी विजय, जी विजय खेरा साहब। कि तथ्य तो तथ्य किसने छुपाए, किसने करा, ये मेरे समझने में आती। साफ तो है भाई, सरकार तो उनकी थी, चार्जशीट उन्होंने बनाई, आरोप उन्होंने दाखिल किया, हम तो आरोपियों में थे। आज जाके थोड़ी ने कोई बदल दिया है, तो 20 साल पुरानी बात है। कोई चार्जशीट 24 में आएगी, 24 में हमारी सरकार आएगी, आज नहीं, आज आपकी है। मलिक साहब आपने खुद ही गलती। ठीक है खेरा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला साफ हो गया है कि सीबीआई एक तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी,
और सीबीआई उस छाया से निकल नहीं पाई है, क्योंकि इतने कमज़ोर तथ्य रखना अपने आप में कुछ सवाल खड़े कर रहा है। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस केस का दोषी कौन है। दोषी कोई हुआ नहीं, सब तो बरी हो गए। जब सब बरी हो गए तो ये अपराध हुआ कैसे, और अगर अपराध हुआ तो उसका दोषी कोई ना कोई तो होगा ही। ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यही दूसरा ये भी है कि क्या यहाँ से अब आगे की राजनीति शुरू होगी, क्या अब कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होगा, लेकिन क्या वो काट की हांडी बार बार चढ़ पाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।